नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10B के चैप्टर 12 टैक्सेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल पूछिए। सोचिए अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय को करोड़ों रुपए के शेयर्स मिलें, लेकिन उन शेयर्स के मिलते ही उसे अपनी जेब से लाखों का टैक्स भरना पड़ जाए। बिना उन शेयर्स को बेचे। हाँ, बिना बेचे या एक भी रुपया कमाए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ईसॉप्स की दुनिया में असल में ऐसा ही होता है। और यही वो बारीकियां हैं जो कैंडिडेट्स को समझनी होती हैं, क्योंकि टैक्स प्लानिंग बहुत क्रूशियल है। एकदम सही। और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के, तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहां सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। तो आज का हमारा जो मकसद है ना, वो सिर्फ टैक्स के रूल्स रटना नहीं है। असली फाइनेंशियल प्लानिंग तब होती है जब हम क्लाइंट्स को ये बता सकें कि टैक्स कटने के बाद उनके हाथ में पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या बचेगा। राइट, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही काफी नहीं है। बिल्कुल। NISM एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि टैक्स कोई बोरिंग कैलकुलेशन नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट दरअसल गवर्नमेंट का एक टूल है जिससे वो फाइनेंशियल बिहेवियर कंट्रोल करती है। बिहेवियर कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट तय करती है कि देश का पैसा कहाँ जाना चाहिए। एग्जैक्टली जब गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट किसी खास सेक्टर में हो तो वो टैक्स माफ कर देती है, और जहां रोकना चाहती है वहां टैक्स बढ़ा देती है। अच्छा। आज हम ESOPs, गोल्ड बॉन्ड्स, NPS, REITs और AIFs जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को इसी लॉजिक से समझने वाले हैं। तो इसी बिहेवियर कंट्रोल वाले एंगल से ना सबसे पहले ईसॉप्स को देखते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। हाँ। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को कोई फायदा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स मांगती है। जैसे मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉई को मार्केट में 1 करोड़ का मिलने वाला फ्लैट उसकी कंपनी सिर्फ 50 लाख में दे रही है। तो ये सीधा सीधा 50 लाख का फायदा हुआ ना। बिल्कुल, ये तो सीधा फायदा है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी से ऐसे ही देखता है। वो कहते हैं कि ये फायदा दरअसल सैलरी का ही एक हिस्सा है, जिसे परक्विजिट कहा जाता है। राइट, परक्विजिट। लेकिन ESOPs में टैक्स कैलकुलेशन को लेके कैंडिडेट्स अक्सर 2 टर्म्स में उलझ जाते हैं। एक है वेस्टिंग डेट और दूसरा है एक्सरसाइज डेट। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाती हूँ मैं। हाँ। वेस्टिंग डे तो वो दिन हुआ जब एम्प्लॉय को शेयर्स खरीदने का सिर्फ एक अधिकार मिलता है। हाँ, सिर्फ ऑप्शन मिलता है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में आपको एक डिस्काउंट कूपन मिल गया हो कि आप यहाँ खाना आधे दाम में खा सकते हैं। ये सिर्फ एक कूपन है, अभी आपने खाना खाया नहीं है। बेहतरीन एनालॉजी है। और एक्सरसाइज डेट वो दिन है जब एम्प्लॉय असल में कंपनी को पैसे देकर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है। यानी रेस्टोरेंट जाकर सच में ऑर्डर करता है और कूपन देकर आधे दाम पर खाना खाता है। एग्जैक्टली। अब टैक्स के नजरिए से ESOPs में टैक्सेशन 2 बार लगता है। 2 बार? हाँ, पहला टैक्स तब लगता है जब शेयर्स असल में अलॉट होते हैं, जो सैलरी यानी परक्विजिट के रूप में टैक्स होता है। ओके। और दूसरा टैक्स तब लगता है जब फ्यूचर में उन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेचा जाता है, जिसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन है। परक्विजिट वैल्यू निकालते वक्त जो फॉर्मूला है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, यही फॉर्मूला है। इसमें फेयर मार्केट वैल्यू यानी FMV किस दिन का लेना है? यही तो ट्रिक है। अगर अलॉटमेंट 10 दिन बाद हो रही है, तो लॉजिक तो यही कहता है ना कि FMV अलॉटमेंट वाले दिन का होना चाहिए, एक्सरसाइज डेट का क्यों? यही तो एग्जाम में सबसे बड़ी ट्रिक है, और बहुत से कैंडिडेट्स यही गलती कर बैठते हैं। देखिए, इनकम टैक्स लॉ बहुत सख्त है इस मामले में। लॉ कहता है कि वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज डेट के FMV पर ही होगी। अच्छा, अलॉटमेंट डेट को इग्नोर करना है। पूरी तरह इग्नोर करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय ने जिस दिन डिसीजन लिया और पैसे दिए, उसी दिन उसका असल फायदा तय हो गया था। राइट। शेयर्स अकाउंट में 10 दिन बाद आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम पेपर में कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए अलॉटमेंट डेट का FMV दिया जाएगा, उसे छूना भी नहीं है। मैं समझ गई, एक्सरसाइज डेट का FMV ही असल बेंचमार्क है। और मान लीजिए शेयर NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है, तो FMV कैसे निकालेंगे? उस एक्सचेंज का क्लोजिंग प्राइस लेंगे जिस पर उस दिन हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ हो। जहां ज्यादा ट्रेडिंग, वहां का प्राइस ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ESOP से जुड़ा एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो स्टार्टअप एम्प्लॉयज के साथ अक्सर होता है। स्टार्टअप्स के पास कैश तो होता नहीं है। हाँ, वो ESOPs बांट देते हैं। राइट, वो अपने एम्प्लॉयज को करोड़ों के ESOPs दे देते हैं। अब एम्प्लॉय के पास पेपर वेल्थ तो आ गई, लेकिन जब वो शेयर्स एक्सरसाइज करेगा तो उस पे भारी परक्विजिट टैक्स लग जाएगा। हाँ, टैक्स लायबिलिटी तो बनेगी। तो बिना शेयर्स बेचे एम्प्लॉय इतना टैक्स भरेगा कहाँ से? ये एसेट रिच बट कैश पुअर वाली एक बहुत गंभीर समस्या थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में एक स्पेशल रिलीफ दी है। वाओ, क्या रिलीफ है? ऐसे केसेस में एम्प्लॉय का TDS तुरंत नहीं कटेगा। गवर्नमेंट ने उसे डिफर कर दिया है, यानी टाल दिया है। टाल दिया? तो वो टैक्स आखिर देना कब होगा? इसके 3 ट्रिगर्स हैं। इन तीनों में से जो भी इवेंट सबसे पहले होगा, तब टैक्स देना पड़ेगा। पहला है
ईसॉप अलॉटमेंट के असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 48 महीने बाद। 48 मंथ्स, ओके। दूसरा ट्रिगर है जब एम्प्लॉय वो नौकरी छोड़ दे। अच्छा। या तीसरा जब वो असल में उन शेयर्स को बेच दे, क्योंकि तब तो उसके हाथ में कैश आ ही जाएगा ना। राइट। ये एलिजिबल स्टार्टअप्स के एम्प्लॉयज के लिए बहुत बड़ी राहत है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 48 महीने वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत लॉजिकल कदम था। अब गवर्नमेंट के बिहेवियर कंट्रोल वाले एंगल को ना एक और प्रोडक्ट पे लगाते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGBs। हाँ, इंडिया में लोगों को फिजिकल गोल्ड खरीदने का बहुत शौक है, जिसकी वजह से देश को बाहर से सोना इंपोर्ट करना पड़ता है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खराब होता है। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट ने कहा लॉकर का सोना छोड़ो, पेपर गोल्ड लो। एकदम सही। और लोगों को SGBs की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 बड़े इंसेंटिव्स दिए। कौन से? पहला इंसेंटिव है 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट, जो हर साल मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, ये 2.5% इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल है। ओह, मतलब ये इन्वेस्टर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जुड़ेगा। बिल्कुल, और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन जो असली गेम चेंजर इंसेंटिव है वो तो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है ना? हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर SGB को उसकी पूरी मैच्योरिटी यानी 8 साल तक होल्ड करता है, तो मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स बिल्कुल 0 है। मतलब सोने का भाव चाहे दोगुना हो जाए, सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर का। सारा का सारा। और इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 47 के तहत SGB की मैच्योरिटी पर होने वाले रिडेम्पशन को ट्रांसफर माना ही नहीं जाता। और जब लॉ की नजरों में कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो कैपिटल गेन्स टैक्स लग ही नहीं सकता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन हर कोई 8 साल तक तो होल्ड नहीं कर सकता। अगर किसी को 5 साल बाद प्रीमेच्योर रिडेम्पशन करना पड़ा या सेकेंडरी मार्केट में बेचना पड़ा, तब तो टैक्स लगेगा ना? हाँ, मैच्योरिटी से पहले बेचने पर एग्जेम्पशन नहीं मिलती, तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन वहां गवर्नमेंट एक और ढाल दे देती है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट। इंडेक्सेशन मतलब इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को एडजस्ट करना। एग्जैक्टली। इसका मैकेनिज्म भी काफी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 100 रुपए में SGB खरीदा और 5 साल बाद 150 में बेचा। देखने में 50 रुपए का प्रॉफिट है। हाँ, 50 का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इन 5 सालों में महंगाई भी तो बढ़ी है। तो इंडेक्सेशन फॉर्मूला लगाकर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर ईयर्स CII डिवाइडेड बाय एक्विजिशन ईयर्स CII, उस 100 रुपए की कॉस्ट को कागज पर बढ़ाकर 130 कर दिया जाता है। तो अब प्रॉफिट सिर्फ 20 रुपए दिखा। राइट। और इसी वजह से उस घटे हुए प्रॉफिट पर 20% LTG टैक्स लगने के बावजूद इन्वेस्टर की असल टैक्स लायबिलिटी काफी कम हो जाती है। शानदार। अब आते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग पर। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS। बहुत जरूरी टॉपिक है। गवर्नमेंट को पता है कि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि लोग अपने बुढ़ापे का इंतजाम खुद करें, और इसके लिए टैक्स डिडक्शंस का लालच दिया जाता है। NPS में देखिए टैक्स सेविंग के 2 लेयर्स हैं। पहला है सेक्शन 80 CCD1, जहां सैलरी का 10% तक अलाउ होता है। राइट। और दूसरा जो सबसे पॉपुलर है वह सेक्शन 80 CCD1B, यहाँ 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ये 1.5 लाख की ADC लिमिट के बिल्कुल ऊपर है। लेकिन असली खेल तो मैच्योरिटी पर होता है ना। जब 60 साल की उम्र में पैसा निकाला जाएगा, तब टैक्सेशन कैसे काम करता है? मैंने सुना है कि पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही सुना है। मैच्योरिटी पर पूरे कॉर्पस का सिर्फ 60% हिस्सा लमसम के रूप में निकाला जा सकता है। और वो टैक्स फ्री होता है? हाँ, वो 60% पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। लेकिन बाकी जो 40% है, उसका एक एन्युइटी प्लान यानी पेंशन प्लान खरीदना मैंडेटरी है। मतलब गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कि आपके पास हर महीने कुछ पैसा आता रहे बुढ़ापे में। बिल्कुल। उस 40% अमाउंट से जब एन्युइटी खरीदी जाती है, तब कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन फ्यूचर में जो हर महीने पेंशन मिलेगी, वो इन्वेस्टर की इनकम में जुड़कर टैक्सेबल होगी। अच्छा। और अगर बीच में इमरजेंसी आ गई, पार्शियल विड्रॉल का क्या रूल है? पार्शियल विड्रॉल सिर्फ एम्प्लॉयर के खुद के कंट्रीब्यूशन के 25% तक ही टैक्स फ्री है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का नहीं। क्लियर। अब थोड़े स्ट्रक्चरल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर आते हैं, REITs और इन्विट्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। हाँ, म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट तो सीधा है कि वो इक्विटी या डेट में पैसा लगाते हैं, लेकिन REITs कमर्शियल रियल एस्टेट में और इन्विट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं। सही है। इनके टैक्सेशन में एक बहुत भारी टर्म इस्तेमाल होता है, पास थ्रू स्टेटस। इसे कैसे समझें? पास थ्रू स्टेटस को ना एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पाइप की तरह समझे। ग्लास पाइप? हाँ, मान लीजिए रीट एक ग्लास पाइप है। टेनेंट से जो रेंटल इनकम आती है, वो इस पाइप के जरिए सीधा इन्वेस्टर की बकेट में गिर जाती है। अच्छा। गवर्नमेंट पाइप पर यानी रीट पर टैक्स नहीं लगाती, वो बकेट पर यानी इन्वेस्टर पर टैक्स लगाती है। तो मतलब रीट लेवल पे कोई टैक्स नहीं है, जो भी इनकम है वो सीधी इन्वेस्टर के हाथ में जाएगी और इन्वेस्टर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरेगा। बिल्कुल। रीट्स जो रेंटल इनकम कमाते हैं या अपने SPV से इंटरेस्ट या डिविडेंड कमाते हैं, वो इन्वेस्टर्स को पास थ्रू हो जाती है। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस।
nismseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, एग्जाम के सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम के लिए कुछ ट्रिकी सिनेरियोज लेते हैं। NISM के क्वेश्चंस अक्सर सीधे नहीं आते। क्वेश्चन 1 देखिए, अगर किसी इन्वेस्टर ने SGB को सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से। हाँ, प्राइमरी इशू में गवर्नमेंट से नहीं बल्कि एक्सचेंज पर किसी और से खरीदा है, और फिर उसे 8वें साल तक यानी मैच्योरिटी तक होल्ड किया है, तो क्या उससे भी मैच्योरिटी पर टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी? इसका जवाब है हाँ, पूरी एग्जेम्पशन मिलेगी। रियली? हाँ, इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। सेक्शन 47 सिर्फ ये कहता है कि SGBs का रिडेम्पशन इंडिविजुअल्स के लिए एग्जेम्प्ट है। ओके। लॉ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टर ने वो बॉन्ड कहां से खरीदा था, प्राइमरी मार्केट से या सेकेंडरी मार्केट से। रिडेम्पशन के वक्त जो इंडिविजुअल उसे होल्ड कर रहा है उसके लिए वो टैक्स फ्री है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एग्जाम में कैंडिडेट ओरिजिन देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन 2 लेते हैं, AIF से जुड़ा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अगर AIF में लॉस हो जाए तो क्या इन्वेस्टर्स उस लॉस को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? देखिए, फाइनेंस एक्ट 2019 के बाद से ना इसका रूल बदल गया है। अब नॉन बिजनेस लॉसेस इन्वेस्टर्स को पास थ्रू हो जाते हैं। मतलब AIF लेवल पे लॉस अटकेगा नहीं अटका रहेगा। इन्वेस्टर उसे अपनी ITR में दिखाकर सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन इसमें कोई कैच तो जरूर होगा। बहुत बड़ा कैच है। इन्वेस्टर को वो लॉस पास थ्रू तभी मिलेगा जब उसने उस AIF की यूनिट कम से कम 12 महीने होल्ड की हो। 12 महीने, ओके। अगर 12 महीने से कम होल्डिंग है तो लॉस लैप्स हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ये 12 महीने का रूल इसलिए लगाया ताकि इन्वेस्टर्स सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लॉस डिक्लेयर होने से ठीक पहले यूनिट्स खरीदकर टैक्स हार्वेस्टिंग का फायदा न उठा सके। मतलब लूप होल्स बंद कर दिए। एग्जैक्टली। लूप होल्स की बात आई है तो इंश्योरेंस से जुड़ा एक बहुत बड़ा लूप होल बंद हुआ था, हाई वैल्यू यूलिप्स का, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। हाँ, ये बहुत बड़ा चेंज था। एक वक्त था जब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स करोड़ों रुपए यूलिप्स में लगाते थे, क्योंकि सेक्शन 1010D में मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती थी। सही बात है। म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स था और यूलिप्स पर नहीं। और इसी आर्बिट्राज को खत्म करने के लिए 1 Feb 2021 को बड़ा बदलाव हुआ। गवर्नमेंट ने कहा कि इंश्योरेंस को इंश्योरेंस रहने दो, इन्वेस्टमेंट का टैक्स फ्री लूप होल मत बनाओ। तो नया रूल क्या आया? रूल ये आया कि अगर 1 Feb 2021 के बाद इशू हुई किसी यूलिप का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होगी। तो टैक्स लगेगा कैसे? क्या स्लैब रेट से? नहीं, उसे बिल्कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अच्छा। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पर पैसा मिलता है यानी डेथ बेनिफिट, तो प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा होने पर भी वो पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगा। डेथ बेनिफिट हमेशा एग्जेम्प्ट है, सिर्फ मैच्योरिटी को टैक्सेबल किया है। मैं समझ गई। अब कुछ कॉमन डाउट्स क्लियर कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स अक्सर पूछते हैं। बिल्कुल पूछिए। डाउट 1 है REITs वर्सेस इनविट्स, रेंटल इनकम को लेकर। अभी हमने पास थ्रू स्टेटस वो ग्लास पाइप वाली बात की थी। हाँ, ग्लास पाइप। तो क्या REITs और इनविट्स दोनों में रेंटल इनकम पास थ्रू होती है? यहाँ ना बहुत बारीक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। रीट्स का कोर बिजनेस ही रियल एस्टेट को किराए पर देना है, इसलिए वहाँ रेंटल इनकम पास थ्रू होती है। ठीक है। लेकिन इनविट्स के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाते हैं, जैसे टोल प्लाजाज, पावर ट्रांसमिशन, जो एक पूरा बिजनेस ऑपरेशन है। इसलिए इनविट्स के केस में रेंटल इनकम पास थ्रू नहीं है। इनविट्स लेवल पर ही उस इनकम पर टैक्स लग जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रीट्स में रेंट पास थ्रू है, इनविट्स में नहीं। सही। डाउट 2, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट। सेक्शन 1010D एग्जेम्पशन के लिए प्रीमियम सम अश्योर्ड का कितना परसेंटेज होना चाहिए? इसमें साल को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। गवर्नमेंट का मकसद है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट कम। इसे याद रखने के लिए 2012 को कट ऑफ मानिए। 2012? हाँ, 31 मार्च 2012 से पहले की पॉलिसीज में प्रीमियम सम अश्योर्ड के 20% तक हो सकता है। और उसके बाद 1 अप्रैल 2012 के बाद की पॉलिसीज के लिए इसे और सख्त कर दिया गया, लिमिट 10% कर दी गई। 2012 से पहले 20%, 2012 के बाद 10%। एग्जैक्टली। डाउट 3 है कैटेगरी 3 AIFs का टैक्सेशन। क्या इसमें भी वो ग्लास पाइप वाला पास थ्रू मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पास थ्रू स्टेटस सिर्फ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AIFs को मिलता है, क्योंकि वो वेंचर कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं, जिसे गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। राइट। कैटेगरी 3 AIFs जैसे हेज फंड्स कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग करते हैं, गवर्नमेंट उन्हें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देती, इसलिए कैटेगरी 3 में फंड लेवल पर ही टैक्स लग जाता है। तो इन्वेस्टर्स को दोबारा टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, इन्वेस्टर्स के हाथ में वो इनकम दोबारा टैक्स नहीं होगी, लेकिन फंड को टैक्स देना ही पड़ेगा। शानदार। अब पूरे चैप्टर को समेटते हैं। एग्जाम के लिए वो 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन पॉइंट्स बता दीजिए जो कैंडिडेट्स को किसी भी कीमत पर याद रखने हैं। बिल्कुल, कैंडिडेट्स इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें। पहला, ESOPs में परक्विजिट वैल्यू हमेशा एक्सरसाइज डेट के फेयर मार्केट वैल्यू पर निकाली जाती है।
अलॉटमेंट डेट को इग्नोर करना है। हाँ, एकदम। दूसरा पॉइंट है एसजीबीज का मैच्योरिटी रिडेम्पशन इंडिविजुअल्स के लिए पूरी तरह टैक्स फ्री है, सेक्शन 47 के तहत। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बेचने पर टैक्स लगता है। सही कहा। तीसरा पॉइंट, एनपीएस में 60% फाइनल विड्रॉल टैक्स फ्री है और पार्शियल विड्रॉल सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 25% तक अलाउ होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट, चौथा, आरआईटीज में रेंटल, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम पास थ्रू होती है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने पर होने वाला कैपिटल गेन्स आरआईटी लेवल पर टैक्सेबल होता है। और आखिरी पॉइंट कैटेगरी 3 एआईएफ्स का है ना? हाँ, पांचवा पॉइंट, एआईएफ्स कैटेगरी 3 में कोई पास थ्रू नहीं है, सारा टैक्स फंड लेवल पर ही लगता है। बेहतरीन। ये 5 पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अब इस सेशन को एंड करने से पहले मैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहती हूँ। हमने एसेट रिच कैश पुअर की बात स्टार्टअप एम्प्लॉयज के लिए की थी ना? हाँ, शुरुआत में की थी। लेकिन असल में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमारे सीनियर सिटीजन्स फेस करते हैं। एकदम सही बात है। बुढ़ापे में उनके पास अपना घर तो होता है जो शायद करोड़ों का हो, लेकिन हर महीने दवाई और राशन के लिए बैंक अकाउंट में कैश नहीं होता। वो घर बेच भी नहीं सकते क्योंकि रहेंगे कहाँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया रिवर्स मॉर्टगेज। और ये कमाल का सोशल सिक्योरिटी टूल है। बिल्कुल। इसमें सीनियर सिटीजन्स अपने घर को बैंक के पास मॉर्टगेज करके यानी गिरवी रखकर रेगुलर इनकम या लमसम लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, उन्हें वो घर खाली नहीं करना पड़ता, वो तौमरो उसी घर में रह सकते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब बैंक उस घर को बेचकर अपना लोन चुकता कर लेता है और बचा हुआ पैसा लीगल एयर्स को दे देता है। लेकिन जब कोई सीनियर सिटीजन अपना घर बैंक को देकर करोड़ों रुपए लेता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो कैपिटल गेन्स टैक्स मांगने आ जाएगा ना। यही तो इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 47 क्लॉज XIV के तहत रिवर्स मॉर्टगेज को लॉ की नजरों में ट्रांसफर माना ही नहीं जाता। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हम बुढ़ापे का सहारा नहीं छीनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं है, इसलिए सीनियर सिटीजन को जो लोन का पैसा मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। ना कोई कैपिटल गेन्स, ना कोई इनकम टैक्स। वाओ! ये सीनियर सिटीजन्स के लिए अपनी प्रॉपर्टी की डेड इक्विटी को वैल्यू में बदलने का सबसे टैक्स एफिशिएंट तरीका है। बिना घर छोड़े, बिना टैक्स दिए अपनी प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करना। वाकई टैक्स लॉज सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं होते, अगर उन्हें समझा जाए तो वो बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स बन सकते हैं। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना क्या है, जाओ nismseries.com पे, वहां सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट है। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रेपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।